गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को। कल एक्चुअली मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने कल मैंने देखा नहीं था चैट। ठीक है। नैना मौर्य, क्या है, किशन कुमार, राजकुमार, थोड़ा इसको वो करो ना साउंड को। हाँ नहीं नहीं, मैं कमेंट देखूंगा, कल मैंने देखा नहीं था। पूजा गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, ब्राइटनेस साउंड को। हाँ हाँ, नहीं तो मेरे ही आवाज आता रहेगा। बस बस। चलिए, मनोज कुमार, जबीर, सोनू। ठीक है, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कंचन लता गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या, आज पहली क्लास है क्या? कल थे? कल थे? ठीक है, सभी लोग कल थे। ठीक है, पूजा गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रवीना, स्नेहा, सभी लोगों को गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों को देखना है। कल तो हम लोग सिलेबस को देखे थे, थोड़ी बहुत हम लोगों ने कला के संदर्भ में देखा था। और कला के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि कला क्या है, कला के प्रकार क्या हैं, और कला की विशेषता क्या है। कल हम लोगों ने इसे ही देखा था, यानी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था, एक बार उसे हम लोग देख लें। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। और इसमें जो हमने कल चर्चा किया था, एक तो हम लोगों ने देखा था कि कला क्या है। ठीक है, कला क्या है, इसका अर्थ। और इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि कला मनुष्य की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी हम अपनी भावनाओं और विचारों को कला के किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर कला के रूप का फिर हमने चर्चा किया कि हम अपनी भावना और विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके लिए दो रूपों में हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। एक जो रूप है वह है आपको दृश्य कला, दृश्य कला, और दूसरा प्रदर्शनी कला, प्रदर्शनी कला। यानी इस आधार पर कला के दो रूप हैं। एक दृश्य कला, जिसे हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने सूक्ष्म आंखों से देख सकते हैं, वह दृश्य कला है। जैसे स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, जैसे पेंटिंग, चित्रकला, जैसे मूर्तिकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला। तो ये सारे दृश्य कला के उदाहरण हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था प्रदर्शनी कला, यानी कुछ ऐसे भी कला हैं जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य प्रदर्शनों के माध्यम से करता है। परफॉर्मिंग आर्ट उसे कहा जा रहा है। और इस आधार पर प्रदर्शनी कला को देखें तो यह नृत्य कला और संगीत कला, नृत्य और संगीत कला, इसकी अभिव्यक्ति हम प्रदर्शनी के माध्यम से, परफॉर्मेंस के माध्यम से करते हैं। तो इस आधार पर कला के दो रूप हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि कला की विशेषता क्या है, भारतीय कला की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है। और कला की विशेषता के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि अभिव्यक्ति की प्रधानता, निरंतरता, प्रतीकात्मकता, ठीक है, समन्वयता, राष्ट्रीय एकता, सारी चीजें आप लोग को, अलंकरण की प्रधानता, यानी हर चीज आप लोगों को याद हो गया। यही तो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आध्यात्मिकता। देखिए, नृत्य कला जो है और नाटक कला तो है मूलतः एक ही। थोड़ा सा नाटक जो है वह भी प्रदर्शनी कला है, नृत्य कला या नाटक कला। तो नृत्य का ही वह पार्ट है नाटक। ठीक है, नृत्य का ही वह उसी के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। अब मान लो एक क्वेश्चन इसी में आप लिख लो कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मेंस का, क्योंकि यह मेंस का ही तो पार्ट है ना, यह मेंस का पार्ट है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, और ये सब तो अब आप लोग लिख सकते हो। कविता गुड इवनिंग, निशा गुड इवनिंग, रामा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। मोहम्मद सैफ नजीर है ना, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। तन्नू गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन एक लिख लो, प्रश्न लिख लो आप कि कला को परिभाषित करते हुए भारतीय कला की विशेषताओं पर चर्चा करें। कला को परिभाषित करते हुए या कला को बताते हुए, कला को परिभाषित करते हुए, कला को परिभाषित करते हुए, कला को परिभाषित करते हुए भारतीय कला की विशेषताओं पर चर्चा करें। भारतीय कला की विशेषताओं पर चर्चा करें, विशेषताओं पर चर्चा करें, बिल्कुल 150 वर्ड्स चर्चा करें। अब इसमें आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को परेशानी होगी लिखने में। पहले आपको बतलाना है, यानी इंट्रोडक्शन में कला क्या है, उसके बाद फिर आप सीधे आ जाएंगे नेक्स्ट पैरा में, वह आ जाएंगे कि कला की, भारतीय कला की क्या विशेषता है। और अगर 20-20 वर्ड से आप लिखें तो आपका आंसर कंप्लीट है, ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप 5-7 वर्ड में आप निष्कर्ष भी डाल सकते हैं। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है, निष्कर्ष जो आपने लिखा है ओवरऑल, उसका क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो कला, जब आप मान लो कि कला को आपने बतलाया, तो आप बतला सकते हो लास्ट में कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय कला विश्व की अन्य कलाओं से अलग है, ठीक है, विश्व की अन्य कलाओं से यह भिन्न है। और इसलिए भिन्न है, एक तो भारतीय कला प्राचीन काल से आज तक, वर्तमान युग तक वह निरंतर बनी हुई है बिना किसी विशेष परिवर्तन। यह भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता भी रही है, ठीक है। तो आप उसको निष्कर्ष के रूप में आपने बतला दिया, तो ओवरऑल वह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो यह एक तो हम लोग को देखना है। अब दूसरी चीजें हम लोग यहाँ पे देखें, आज जो हम लोग को टॉपिक देखना है, अभी हम लोग मेंस वाला ही टॉपिक पर देख रहे हैं। अब हम लोग को देखना है सभ्यता और संस्कृति क्या है, ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति। हम लोग इस पे अब चर्चा करेंगे कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। ध्रुव जायसवाल, चलिए ध्रुव, अच्छा ध्रुव जायसवाल, कला को परिभाषित करते हुए भारतीय कला की विशेषताओं पर चर्चा करें, कविता, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति, देखो यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि पहले सभ्यता या पहले संस्कृति, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यह कहा नहीं जा सकता है कि सभ्यता पहले आया या संस्कृति पहले। अब जैसे सभ्यता, आपको बस यह समझना है कि सभ्यता है क्या और संस्कृति है क्या। अब अगर आप देखते हो तो सभ्यता यह क्या है, सभ्यता जो है यह मूर्त है, मूर्त है, मूर्त, टेंजिबल। सभ्यता क्या है, टेंजिबल है, मूर्त है। यानी मूर्त का मतलब क्या कि यह निर्मित है, यह क्या है, निर्मित है, इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, आप पढ़ते हो एंशिएंट में सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वह सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता है। तो नगर का निर्माण तो किया गया ना, और नगर भी कैसे हैं, सुनियोजित हैं, प्लांट तरीके से उनका निर्माण किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, तो उनकी कुछ अपनी संस्कृति भी है,
और वह निरंतर बनी रही है। उसके इनपुट आज भी भारतीय समाज में देखे जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछे हुए हैं मेंस में, यह प्रश्न पूछे हुए हैं कि वर्तमान सभ्यता संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के क्या इनपुट प्राप्त होते हैं। वर्तमान सभ्यता संस्कृति में, बल्कि प्रश्न आप लिखो यहां पे, एक प्रश्न भी मैं देते चल रहा हूं और प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं लिखोगे। इस तरीके से हम लोग क्लास लेकर चलेंगे कि उस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख लोगे, ठीक है। तो अब मान लो यहां पे अगर प्रश्न मान लो यहां पे पूछा गया कि वर्तमान सभ्यता संस्कृति को, वर्तमान सभ्यता संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता के क्या इनपुट प्राप्त होते हैं। ठीक है। इनपुट मतलब उसके क्या लक्षण आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो हटाओ इनपुट को, सीधा लिखो लक्षण। क्या अभिलक्षण, अब यह तो समझ पा रहे होगे, क्या अभिलक्षण प्राप्त होते हैं। और यह प्रश्न आपका मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, यह यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो आप यह समझ सकते हो कि यूपीएससी की लिमिटेशन इतनी भी नहीं है कि वह आपसे बाहर हो जाए, अगर आप सही तरीके से उसको पढ़े हुए हो तो यहां पे अब क्या इनपुट, क्या उसके अभिलक्षण प्राप्त हो रहे हैं वर्तमान सभ्यता संस्कृति में। तो आप देखते हो कि बहुत सारे उसके इनपुट प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लक्षण। अगर उस सभ्यता की, नगरीय सभ्यता की ही बात की जाए तो जिस प्रकार से नगर का निर्माण हुआ था आज के भी सभ्यता संस्कृति में, अब आप बतलाओ कि स्थापत्य के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, चाहे वह नगर के रूप में हो, सड़क के रूप में हो, कुएं हो, ठीक है। तो ये सारे आज के भी सभ्यता संस्कृति में आज भी उस तरीके से आवासीय संरचना, आज भी उस तरीके से आवासों का निर्माण हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले जो मकान बना करता था, तो उन मकानों में क्या होता था कि बीच में आंगन होता था। अब तो वैसा, चूंकि गांव भी शहर का रूप ले चुका है, तो बीच में आंगन होता था, रोशनदान की अच्छी व्यवस्था होती थी, घर में पेयजल का सुविधा होता था, घर में कुएं होते थे, ठीक है, शौचालय होते थे। क्या आज ये सारी चीजें नहीं हैं? क्या आज भी हैं? ठीक है। तो इस तरीके से उसके इनपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं। सड़कें को देखें तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती थी, आज भी सड़कें को देखते हैं तो एक दूसरे को समकोण पर काटती नजर आ रही है। वहां से स्नानागार और अन्नागार, वह आज भी, आज के युग में भी स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। आज भी धार्मिक केंद्रों को देखें तो वहां पे तालाब बने हुए हैं। आज भी धार्मिक केंद्रों, चाहे हम वैष्णो देवी को देख ले, चाहे हम अमृतसर को देख लें, तो वहां आज भी आपको सरोवर बना हुआ है। इसी प्रकार आप देखते हो तो अन्नागार आज भी आपको, जो यानी जन वितरण प्रणाली के लिए जो, या आज जो अनाजों को जो स्टोर किया जाता है, जो आज जो आपको कोल्ड स्टोर जो बनाया जा रहा है, तो आज के समाज में भी इस तरीके से हैं। तो स्थापत्य के लक्षण हमें दिखाई दिए। उसी प्रकार आप कला के लक्षण बतलाओ कि कला के और क्या, चित्रकला। तो चित्रकला भी आप जैसे मृद भांडों के ऊपर जो चित्र हैं, वह चित्र आज भी मृद भांडों पर चित्र प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से नृत्य संगीत आज भी समाज में प्रचलन में है, नृत्य संगीत आज भी है। इसी प्रकार से आप वहां पे बतलाओगे कि अब जैसे अब सांस्कृतिक लक्षण की हम बात करें तो सांस्कृतिक लक्षण के रूप में भी निरंतरता हम देखते हैं। जैसे पीपल वृक्ष की पूजा किया जाना, नाग की पूजा किया जाना, ठीक है, अग्नि पूजा किया जाना, तो इस तरीके से आप नदियों की पूजा किया जाना, ये सारे, या धार्मिक प्रतीक जो आप देख रहे हो, ताबीज का इस्तेमाल, ये सारे आज के समाज में भी प्रचलन। तो यही तो सारी चीजों को आपको बतलाना है कि उसके क्या इनपुट प्राप्त हो रहे हैं, उसके क्या लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने वर्ड्स में लिखना है? तो यह भी वही 150, 250 जो भी आप लिखो, क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है। या तो आपको 150 वर्ड्स में, या तो 250 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपको
मान लो कि 12.5 नंबर का क्वेश्चन है या कभी 10 नंबर का देता है तो 150 वर्ड्स में, अगर वही क्वेश्चन आपको मान लो कि 15 नंबर का है तो 250 वर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सभ्यता संस्कृति में जो हम लोग देख रहे थे, तो सभ्यता संस्कृति में एक तो हम लोग देखें कि सभ्यता क्या है, यानी सभ्यता निर्मित है, सभ्यता मूर्त है। ठीक है, यानी इसका निर्माण, सभ्यता का निर्माण किया जाता है। अब जब जो चीजें निर्मित हैं तो उसमें एक चीज और भी हम देखते हैं कि समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, यानी यह कैसा होगा, परिवर्तनीय होगा। तो सभ्यता क्या है, परिवर्तनीय है, समय के साथ साथ इसमें बदलाव होता है। मान लो आपके पूर्वजों ने कोई अगर सभ्यता का पाठ छोड़ा, मान लो मकान आपको दिया गया, तो आप उस मकान में फिर कुछ परिवर्तन लाते हो या नहीं लाते हो? आप उसमें परिवर्तन लाओगे, वह सभ्यता का पाठ है, आप उसको परिवर्तित कर देते हो, बदल दे रहे हो। लेकिन अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति मूर्त नहीं है, बल्कि संस्कृति क्या है, अमूर्त है। संस्कृति इनटेंजिबल है, संस्कृति अमूर्त है। और यह क्या है, यह निर्मित नहीं, यह क्या है, निरंतर है। यह निरंतर है, यह निरंतरता को दर्शाता है। ये चला प्रवृत्तियों में चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव। और यह क्या है, यह परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि यह क्या है, अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि आज हम कहें कि भाई हम लोग बहुत आधुनिक युग में आ गए हैं और आधुनिक युग में आ गए हैं तो हम पर्व त्योहार को बदल दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप पर्व त्योहार को बदल दे रहे हो। आज आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम आधुनिक युग में हैं, अब होली हम गर्मी में नहीं, हम ठंडी में मनाएंगे। तो किसी को ठंडी में जाकर रंग डालकर देख लो, हैप्पी होली करके, है ना। अब यह भी नहीं है कि आप जब चाहो तब दिवाली मना लो, आप जब चाहो तब दुर्गा पूजा मना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टम है, कल्चर है, वह कल्चर है, वो निरंतर चली आ रही है। जैसे हमारा, अब अगर कल्चर को हम देखें तो संस्कृति क्या है, तो संस्कृति को हम देख रहे हैं कि संस्कृति जैसे अपरिवर्तनीय है, तो इसके उदाहरण क्या है। अब संस्कृति के अगर उदाहरण हम इसके अगर देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है हमारी भाषा, इसका उदाहरण है हमारी रीति रिवाज, ठीक है, इसका उदाहरण है हमारा पर्व त्योहार, हमारा पर्व त्योहार, ये सब क्या है, संस्कृति के उदाहरण है। हमारी भाषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, ये सब हमारे क्या हैं, सांस्कृतिक लक्षण हैं। ये सब हमारे सांस्कृतिक लक्षण हैं, ये हमारे संस्कृति के हिस्सा हैं। अब पर्व त्योहार में एक कहा जाता है, मान लो पर्व त्योहार, अंतर क्या है, वही है, फेस्टिवल ही है। इंग्लिश में एक ही शब्द आता है फेस्टिवल, हिंदी में पर्व त्योहार हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, हैं? अब दो नाम क्यों देते हैं? अब जैसे कुछ लोग त्योहार बोलते हैं, कुछ लोग पर्व बोलते हैं, वही बस। कुछ लोग उसे त्योहार बोलते हैं कि भाई ये हमारा त्योहार है, ये हमारा पर्व है, फेस्टिवल है, ठीक है, हैं? हाँ, छठ पर्व, बहुत सारे त्योहार जैसे रीति रिवाज जो हमारे हैं। तो यह, अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो सभ्यता के पाठ हैं वह क्या है, तो सभ्यता के पाठ, मान लो जो चीजें निर्मित है। अब निर्मित, मान लो ये मकान, यह क्या है, यह मकान सभ्यता है या संस्कृति है? सभ्यता का पाठ है। यह जो आप देख रहे हो पंखा, एयर कंडीशन, ये सब क्या है, सभ्यता का पाठ है। यह आप देख रहे हो एसी, यह क्या है, सभ्यता का पाठ है, ठीक है। ये आप देख रहे हो क्या है, सभ्यता का पाठ है। यानी जो चीजें निर्मित है, जो चीजें निर्मित है वो हमारा सभ्यता का पाठ है। इसमें हम समय के साथ साथ परिवर्तन लाते हैं, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए मनुष्य का सभ्यता में परिवर्तन हो सकता है। अगर संस्कृति में हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वह समाज, फिर उसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। सांस्कृतिक बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, तो यही है, अगर आप जहां कल्चर में परिवर्तन लाएंगे, आज भी हमारी संस्कृति पर प्रहार जारी है, आज भी हमारे संस्कृति पर प्रहार जारी है। हमारी संस्कृति पर प्रहार निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि यह हमारी
सबसे मजबूत कड़ी रही थी। आज आप देख रहे हो तो फिल्मों के माध्यम से, आपको सीरियल के माध्यम से हमारे संस्कृति पर प्रहार आज भी जारी है। अब ये हमारी रीति रिवाज कभी नहीं रही है कि अगर घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रही हों। हमारी संस्कृति रही है मिलजुल कर रहने की। लेकिन आज आप देखो तो कोई भी सीरियल आप देखो तो 10 मिनट के बाद आपको वहां पे वही चीज दिखाई देगा कि महिलाएं एक दूसरे के प्रति साजिश कर रही हैं। एक पति है और उसको 4-4 लोगों से अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो उसका प्रभाव समाज पर तो पड़ेगा ही ना। घर में ही एक परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते नजर आ रहे हैं। तो यह आपको संस्कृति के ऊपर जो अटैक है वह आज भी जारी है, क्योंकि आज भी जो यूरोपीय समाज है, आज भी भारतीय संस्कृति उसको अच्छी नहीं लग रही है। आज भी जो वैसे लोग हैं उनको, क्योंकि देखो एक समय था जब नाचने गाने वाले को बहुत समाज में तवज्जो नहीं दी जाती थी। जब उस तरीके से लोग जब मिक्स कल्चर को अपनाते थे तो उनको बहुत ज्यादा समाज में तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब उनको लगा कि भाई ये समाज में हमें इज्जत नहीं है, हमारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन यह समाज हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समाज में वो चीजें देना स्टार्ट किया कि भाई जब तुम भी हमारे तरह हो जाओगे, लेकिन पैसे में मैं तुमसे आगे रहूंगा तो तुम मुझे इज्जत देना स्टार्ट करोगे। आज वही हो रहा है, आज वे वही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि, और हमारी संस्कृति पर तो निरंतर प्रहार हुआ है। यह भारतीय संस्कृति पर निरंतर प्रहार होता रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति की कुछ अपनी विशेषता रही है जिसके कारण आज भी हमारी संस्कृति अस्तित्व में बची हुई है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। हाँ, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसने भी अपने संस्कृति में परिवर्तन लाया है वो सभ्यता भी मिट गया है। अब देखो, मोटे तौर पर आप ये समझो कि संस्कृति जो है वह बिना सभ्यता के भी अस्तित्व में रह सकती है। संस्कृति बिना सभ्यता के भी अस्तित्व में रह सकती है। संस्कृति के लिए सभ्यता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज आप देख लो, ट्राइब्स जो है हमारे हैं, जनजाति हैं, उनकी अपनी एक कल्चर है, ठीक है। ये सभ्यता क्या है, ये सामाजिक पैमाना है। यह एक सामाजिक पैमाना है, इसको समाज ने गढ़ा है। अब मान लो कि आप शर्ट पहने हो, अब इस शर्ट को पहने, इस शर्ट को आप उल्टा पहन लो, ठीक है। तो इस शर्ट को जब आप उल्टा पहनोगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, आप सभ्य कहलाओगे या असभ्य कहलाओगे? क्यों भाई असभ्य क्यों? आप टी शर्ट पहने हो, आप टी शर्ट को उल्टा पहनो तो आप समाज के नजर में क्या हो, असभ्य हो गए। तो यह कौन तय कर रहा है? समाज। यानी सभ्यता क्या है, एक सामाजिक पैमाना है, एक खाका है जो समाज ने गढ़ दिया। समाज ने गढ़ दिया कि भाई इस तरीके से आप रहोगे तो आप सभ्य हो, इस तरीके से आप नहीं हो इसलिए आप असभ्य हो। अब ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो हम उनकी संस्कृति को तो फॉलो कर नहीं रहे थे। हमारी अपनी वेशभूषा, हमारी अपनी खान पान, हमारा अपना रहन सहन, हमारी अपनी वेशभूषा। अब उनको, चूंकि वे यहाँ पे शासन किए और शासन करने का उनका उद्देश्य क्या था, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति, औपनिवेशिक हितों की प्राप्ति। अब वह उनकी प्राप्ति हो नहीं पा रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें असभ्य कहना स्टार्ट किया। वे कहें कि भाई आपकी वेशभूषा जो है, आपका खान पान जो है, आपका रहन सहन जो है, आपका पर्व त्योहार जो है, ये पिछड़ापन का कारण है और आप असभ्य हो। आप हमारा नकल करो, मैं सभ्य हूं। तो वे अपने अनुकरण करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आपको बोलचाल की भाषा माध्यम वे अंग्रेजी लेकर आ रहे हैं और वे कह रहे कि तुम्हारी भाषा पिछड़ी हुई है इसलिए भाषा किसी पिछड़ापन का द्योतक है क्या? वेशभूषा किसी पिछड़ापन का द्योतक है? खान पान किसी पिछड़ापन का द्योतक है? भाई नहीं, कुछ कुरीतियां हैं, वो तो कुरीतियां है ना, सामाजिक कुरीतियां है ना वो। अब सती प्रथा ये तो सामाजिक कुरीति है, आप उसको रिवाज कैसे कह सकते हो? वह संस्कृति का थोड़े ही हिस्सा है, वो तो हम लोगों ने निर्मित किया ना।
तो कुछ हमारे साथ, इसके साथ कुछ हमारी सांस्कृतिक कुरीतियां भी तो हैं। उसी में वह आपको सती प्रथा भी है, वह सामाजिक कुरीति है संस्कृति का ही पार्ट, लेकिन वह कुरीति के रूप में है। तो यहां पे जैसे हम लोग देखते हैं कि अब ये सारी चीजें इस आधार पर, मान लो आप कहो कि भाई बंगाल के लोग मछली खाते हैं तो वह पिछड़े हुए हैं, वो पिछड़ापन हो गया, खान पान पिछड़ापन हो गया। पंजाब के लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं तो वह पिछड़ापन हो गया। कि उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले चावल खाते हैं तो वह पिछड़ापन हो गया। भाई खान पान के आधार पर आप किसी को पिछड़ा थोड़ा ही बोल सकते हो, लेकिन ब्रिटिश ने वही किए, ब्रिटिश वही किए, क्योंकि उनको अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो सभ्यता जो है वह एक सामाजिक पैमाना है। समाज ने एक खाका खींच दिया कि जो इसमें फिट बैठता है वह सभ्य है, और जो इसमें फिट नहीं बैठता है उसे हम असभ्य कह देंगे। भाई जनजाति लोग हैं, जनजातियों की अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज हैं, उनका अपना तौर तरीका है, वे उसी में खुश हैं, वह उनकी सभ्यता है, वह उनकी संस्कृति है। लेकिन हम उन चीजों को क्या करें, जनजातियों के वेशभूषा को हम क्या कहें कि वे असभ्य हैं, वे जंगल में रह रहे हैं इसलिए असभ्य हैं। वह उनकी सभ्यता संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता संस्कृति है। तो यह एक प्रकार से सामाजिक पैमाना है, समाज ने उसको खींच डाला। अब मान लो आज का जो फैशन है, आज का फैशन है कि जींस लोग फटा हुआ पहनते हैं, है ना, शर्ट का बटन खुला रखते हैं। अब इसको अगर कोई गांव का आदमी देखे तो उसको क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई बड़ा ये लड़का को, इसको पेरेंट्स वाले जो है माता पिता इसको पैसा उसा नहीं भेज रहे हैं, बड़ा गरीबी में लड़का रह रहा है, 4 जगह इसका जींस फटा हुआ है, यही बोलेंगे ना। तो वह असभ्यता का द्योतक हो गया क्या? आज के लोग आपको शर्ट का बटन खोल कर चल रहे हैं, समाज उसकी स्वीकृति, अब धीरे धीरे सामाजिक स्वीकृति उसको भी मिलने लगी, तो उसे असभ्य, उसे भी अब सभ्य माना जाने लगा कि अच्छा भाई ये भी सभ्य है, और उसको हम आधुनिकता से जोड़ दिए, उसको हम फैशन से जोड़ दिए। तो इस तरीके से यही है सभ्यता और संस्कृति, कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। यानी सभ्यता मूर्त है, संस्कृति अमूर्त है। बिना सभ्यता के भी संस्कृति अस्तित्व में रह सकती है। जैसे कि जनजातियों की अपनी संस्कृति है, पहले हम ट्राइब्स ही तो थे, पहले हम ट्राइब्स ही तो थे। धीरे धीरे हमने क्या किया कि उस ट्राइब्स जीवन को छोड़ा और धीरे धीरे हम सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। एक सामाजिक पैमाना हम लोगों ने बना लिया कि भाई इस तरीके से जो आएंगे वो सभ्य हो जाएंगे और ऐसे जो है वे असभ्य हैं। तो उस तरीके से जब जनजातीय जीवन से हम हटते गए तो धीरे धीरे हम आइसोलेट होते गए, अलग थलग होते गए। हमने एक अपना समाज बनाया, एक अपनी सारी चीज़ों को उसमें हमने वो किया कि भाई जो भी इसमें फिट बैठेगा वह सभ्य कहलाएगा, जो इसमें फिट नहीं बैठेगा, जो इसको पालन नहीं करेगा वह असभ्य कहलाएगा। तो उस आधार पर तो यह तो नहीं है कि भाई पहले तो संस्कृति तो पहले अस्तित्व में आई है, सभ्यता तो उसके बाद हुआ ना। अब पाषाण काल के लोगों की भी कुछ अपनी संस्कृति थी, वहां भी हम संस्कृति देख रहे हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति वहां भी आप देख रहे हो। आगे जाकर जैसे जैसे हम नगरीय जीवन में आते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक काल में हम ग्रामीण जीवन में जाते हैं तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति उसे कहा जा रहा है, तो हम वैदिक संस्कृति में आते हैं। तो इस तरीके से सभ्यता से पहले संस्कृति है। संस्कृति के लिए सभ्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभ्यता के लिए संस्कृति की आवश्यकता है। यानी आप बिना संस्कृति के सभ्यता अस्तित्व में नहीं रह सकता है। लेकिन आज हम सभ्य हैं, सभ्य हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति है या नहीं है? जो लोग ट्राइब्स हैं उनकी अपनी संस्कृति है और हम उन्हें सभ्य नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी भी ये बर्बर हैं, लेकिन उनकी अपनी एक संस्कृति तो है। तो संस्कृति के लिए सभ्यता की जरूरत थोड़ी है। यानी संस्कृति बिना सभ्यता के भी अस्तित्व में है और रह सकती है, लेकिन सभ्यता के लिए संस्कृति जरूरी है, सभ्यता के लिए संस्कृति जरूरी है। तो मूलतः दोनों में फर्क भी है। सभ्यता क्या है? सभ्यता बाहरी आवरण है, बाह्य रूप है, यह बाहर से दिखता है। संस्कृति क्या है? आंतरिक है, ये सब चीजें महसूस किया जा सकता है, ये सब आंतरिक भाव को दर्शाता है। तो यह बाहरी है, यह आंतरिक है, दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी है। ठीक है, तो इस आधार पर हम सभ्यता और संस्कृति को देखेंगे। सभ्यता क्या, संस्कृति क्या, इसी में लिख लीजिए थोड़ा सा।
सभ्यता और संस्कृति। मनुष्य की दैनिक गतिविधियां भी तो संस्कृति का ही भाग है। हाँ, दैनिक गतिविधियां में आप कौन सी दैनिक गतिविधियां आप करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है ना, कि आपकी दैनिक गतिविधियां भावना कैसी है, वो सभ्यता का पार्ट है या संस्कृति का पार्ट है, वो दोनों का पार्ट हो सकता है जो दैनिक गतिविधियां हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पर क्या संस्कृति, संस्कृति तो अब देखो, परिवर्तनीय का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से एकदम वैसा है कि अब क्या इसमें थोड़ा बहुत आपको नहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो उसको उसको परिवर्तन, उसको सुधार कहते हैं। ठीक है कि थोड़ा बहुत समय के साथ साथ तो इसमें बदलाव आएगा ही, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहेंगी। आज ऐसा नहीं है कि होली में जो चीजें चली आ रही है परंपरागत, अब देखो कितने भी आप वो हो जाओ, तो आप अगर अपने दैवीय स्थान जाते हो तो एक संस्कृति है कि आपको वहां पे अपने जूते चप्पल उतार के जाना है। ठीक है, तो आप अपने जूते चप्पल उतार के जा रहे हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जूता चप्पल ये सभ्यता की देन है, पहले वो थे नहीं। तो इसलिए पहले चूंकि एक ट्रेडिशन में चला आ रहा था कि खाली पैर जाना है, अगर पहले से ही जूता चप्पल होता तो शायद इसकी फिर संस्कृति में वह फिर उसकी जरूरत नहीं होती कि आपको उतार कर जाना है। लेकिन पहले चूंकि वो चीजें थी नहीं, वह तो निर्मित है, बाद में आई है, संस्कृति पहले है। इसलिए जब हम जाते हैं दैवीय स्थान में, अब ये तो है नहीं कि आप जाओ घर में अपना कहो कि नहीं मैं तो बड़ा अब आधुनिक हो गया हूं, पढ़ा लिखा हूं, और घर में जाकर आप जाओ तो जाकर बिना जूता चप्पल के आप जूता चप्पल पहने चले जाओ, उसके बाद देखो घर वाले कितने अच्छे से स्वागत करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें तो फिर ये हमारा भाई पार्ट है ना संस्कृति में। तो ऐसा थोड़ी कि एकदम बिल्कुल वह वही रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो वहां पे परिवर्तन होगा ही, समय के साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें आपको चीजें आएंगी। तो सभ्यता और संस्कृति लिख लीजिए। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी रहा है। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी रहा है। हाँ, पूजा पद्धति, विचार पद्धति, ये सारी चीजें भावना। ठीक है, मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी रहा है और वह अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को, वह अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को, अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता चला है। अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता चला है। निरंतर सुधारता चला है। जीवन की ऐसे प्रत्येक पद्धति, रीति रिवाज, जीवन के ऐसे प्रत्येक पद्धति, रीति रिवाज, आचार विचार, जीवन के ऐसे प्रत्येक पद्धति, रीति रिवाज, आचार विचार हमारे संस्कृति के भाग हैं। रीति रिवाज, आचार पद्धति हमारे संस्कृति के भाग हैं। अर्थात संस्कृति मानव जीवन और समाज को, अर्थात संस्कृति मानव जीवन और समाज को जानने और समझने में सहायक रही है। अर्थात संस्कृति मानव जीवन और समाज को जानने और समझने में सहायक रही है।
संस्कृति अमूर्त है, अपरिवर्तनीय है। संस्कृति अमूर्त है, अपरिवर्तनीय है। संस्कृति अमूर्त है, अपरिवर्तनीय है। यह आंतरिक है, यह आंतरिक है। यह मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है, यह मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। यह मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। जैसे भाषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, जैसे भाषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, खान पान, वेशभूषा, जैसे भाषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, खान पान, वेशभूषा हमारे संस्कृति के अंग हैं, हमारे संस्कृति के अंग हैं। दूसरी ओर सभ्यता यह मूर्त है। दूसरी ओर सभ्यता यह मूर्त है, यह निर्मित है। दूसरी ओर सभ्यता यह मूर्त है, यह निर्मित है और यह परिवर्तनीय भी है। और यह परिवर्तनीय भी है। सभ्यता भौतिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। सभ्यता भौतिक क्षेत्र के प्रगति को दर्शाती है। यह बाह्य है, यह बाहरी है। सभ्यता भौतिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। यह बाह्य है, बाह्य यानी बाहरी। यह जैसे संस्कृति आंतरिक, तो यह बाह्य, यह बाह्य है, बाहरी है। ठीक है। जैसे मकान, पंखा, गाड़ी, जैसे मकान, पंखा, गाड़ी, यह सभ्यता के अंग हैं। मकान, पंखा, गाड़ी यह सभ्यता के अंग हैं। यह सभ्यता के अंग हैं। सभ्यता के द्वारा किसी क्षेत्र, समाज, सभ्यता के द्वारा किसी क्षेत्र, समाज एवं समुदाय के सभ्यता के द्वारा किसी क्षेत्र, समाज एवं समुदाय के विकास का पता चलता है। विकास का पता चलता है। सभ्यता ही यह दर्शाता है कि हमारे पास क्या है। सभ्यता ही यह दर्शाता है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है अर्थात कानून, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, अर्थात कानून, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, कानून, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, यह
सभ्यता से ही पता चलता है, यह सभ्यता से ही पता चलता है। सभ्यता बिना संस्कृति के अस्तित्व में नहीं रह सकती। सभ्यता बिना संस्कृति के अस्तित्व में नहीं रह सकती। बिना संस्कृति के अस्तित्व में नहीं रह सकती। जबकि हमने क्या देखा था कि संस्कृति बिना सभ्यता के अस्तित्व में रह सकती है, और है भी। यानी सभ्यता, देखो सभ्यता क्या दर्शाता है कि हमारे पास क्या है। सभ्यता क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या है। चूंकि हम यही तो कर रहे हैं कि हम सभ्य हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कानून है, विधि का शासन है, एक सामाजिक संरचना है। यही हम बतला रहे हैं ना, और इसी आधार पर हम करें कि हम सभ्य हैं। लेकिन संस्कृति क्या बतला रहा है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। यह संस्कृति बतलाता है कि हम क्या हैं। यह संस्कृति बतलाएगा, लेकिन सभ्यता बतलाएगा कि हमारे पास क्या है। तो पास वही होगा जिसको आप निर्माण किए हो, जिसको आप बनाए हो। तो आपने कानून बनाया, आपने प्रशासन बनाया, आपने एक सामाजिक संरचना बनाया, ये सारी चीजें आप सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मूलभूत अंतर भी है। दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के। तो लास्ट में फिर लिख लीजिए कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी को भी सभ्यता के लिए, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी को भी सभ्यता के लिए संस्कृति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी को भी सभ्यता के लिए संस्कृति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। संस्कृति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों ही मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि दोनों ही मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, एवं दोनों को व्यक्त भी मनुष्य ही करता है। दोनों का भोग भी तो मनुष्य कर रहा है। जबकि दोनों ही मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और दोनों का भोग भी मनुष्य ही करता है। यह दोनों ही हमें सभ्य और भव्य जीवन, यह दोनों ही हमें सभ्य और भव्य जीवन जीने के तरीके प्रदान करते हैं। यह दोनों ही हमें सभ्य और भव्य जीवन जीने के तरीके प्रदान करते हैं। यह दोनों ही हमें सभ्य एवं भव्य जीवन जीने के तरीके प्रदान करते हैं। अतः जिसने भी संस्कृति में बदलाव किया, जिसने भी संस्कृति में बदलाव किया, उसका सभ्यता भी समाप्त हो गया। जिसने भी संस्कृति में बदलाव किया, उसका सभ्यता भी समाप्त हो गया, उसका सभ्यता भी समाप्त हो गया। तो इसलिए हमें क्या सीख मिली कि संस्कृति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और यह परिवर्तन हो भी नहीं सकता है। देखो आप कितना भी कुछ भी हो जाओ, आपके बोलचाल, आपके हाव भाव नहीं बदल सकते, आपकी वेशभूषा नहीं बदल सकती है। ठीक है, आपका खान पान, आप कहीं भी चले जाओ तो ऐसा नहीं है। अब जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको वही भोजन पसंद पड़ेगा, वो बड़ा पाव है ना। जो इधर के लोग हैं उनको बड़ा पाव खिला दो, 4 दिन के बाद 5वें दिन देखते भागने लगेंगे। मैं देखा हूं ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चे क्लास में आए और उसके बाद बोले कि सर मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा। मैं पूछा कि क्या कारण क्या है, तो सर यहाँ की खाना, यानी दिल्ली की खाना उनको
खाने के चलते मैं बोला कि खाने आए हो यार, तुम आईएएस बनने आए, तो खाने की वजह से लोग चले जा रहे हैं कि नहीं भाई। तो आप कुछ भी हो जाओ, कितने भी बदल डालो, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले जाओगे। अब आप देख रहे हो कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनकी बोली में वह मलयालम गई थी क्या? आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या आज उनकी बोली में गुजराती नहीं है क्या? तो कैसे बदल सकता है? बदल सकता है क्या? आप कहीं भी चले जाओ। और जिसने इसको बदलने का कोशिश किया है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हाँ, पीछे कुछ पूछ रहे थे, मिल गया आंसर? अच्छा है? नहीं, अब देखो, अब ये मतलब नहीं है कि अब खान पान ठीक है भाई, आप थोड़ा बहुत उसमें वो कर लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ दे रहे हो। मेन यहाँ पे है कि भाई ये सारी संस्कृति के हमारे पार्ट्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो यह सभ्यता और संस्कृति है। अब यहाँ पे हम देखें तो अब मान लो कि अब भारतीय संस्कृति की हम बात करें कि भारतीय संस्कृति, जैसे प्रश्न पूछता है कि क्या भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है? ठीक है, वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का योगदान हम किन क्षेत्रों में देखते हैं? तो मान लो अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति है कैसी? अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो भारतीय संस्कृति को आप देखो तो भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह समन्वित संस्कृति है, समन्वित संस्कृति। और समन्वित संस्कृति से तात्पर्य क्या है कि हमारी संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वह केवल भारतीय लोगों के द्वारा ही नहीं हुआ है। हमारी संस्कृति का निर्माण गैर भारतीय लोगों के द्वारा भी हुआ है, और इसलिए भारतीय संस्कृति को क्या कहा जा रहा है? समन्वित संस्कृति, गंगा यमुनी संस्कृति। यानी इसमें बहुत सारे संस्कृति का मिलन हुआ है। लेकिन चूंकि हमारी संस्कृति एक मजबूत संस्कृति रही, इसलिए आप देखते हो कि जितने भी लोग भारत पर आक्रमण किए प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक, वे हमारी संस्कृति पे ही प्रहार था। लेकिन हमारी संस्कृति की यह मजबूती थी कि वह हमारी संस्कृति आज भी बची रही और आज भी उस पर प्रहार किया जा रहा है। आज प्रहार अलग रूपों में किया जा रहा है, प्रहार आज भी जारी है। तो यह अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारी संस्कृति निर्मित हुई है, विकसित हुई है। इसमें बहुत सारा समन्वय है, बहुत सारा समन्वय है। अगर आप इस समन्वय को देखो तो प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक हम देखते हैं तो भारत पर निरंतर आक्रमण हुआ, निरंतर आक्रमण हुआ। लेकिन जितने भी आक्रमणकारी आए, अगर प्राचीन काल में हम देखें तो प्राचीन काल में सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ भारत पर? पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी। अरे सबसे पहला आक्रमण हुआ ईरानी आक्रमण। डेरियस प्रथम पहला आक्रमणकारी था, जिसे पहला आक्रमण है ईरानी आक्रमण। ठीक है, हाखामनी वंश का शासक हुआ करता था। फारसी आक्रमण जिसे कहा जाता है, फारस। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो आगे चलकर फिर भारत पर आक्रमण कौन कर रहा है? यूनानी, सिकंदर। क्या हमारी संस्कृति समाप्त हो गई? बनी रही। इसके बाद आप देख रहे हो तो निरंतर मौर्योत्तर काल में हम लोग देख रहे हैं तो फिर यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सारे आक्रमणकारी ही तो थे। लेकिन सबका हश्र क्या हुआ? ये सब बचकर जा नहीं पाया। हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि सब इसी में समाहित हो गए। कोई बौद्ध धर्म अपना लिया तो कोई वैष्णव धर्म को अपना लिया। आप देख रहे हो कि अब शक आए। शक शासक कौन है? महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन। और रुद्रदामन का क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। और किस भाषा में है? संस्कृत।
पढ़ने गया था क्या? मध्य एशिया से आया। आप देख रहे हो कुषाण, कुषाण शासक कनिष्क क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, महायान संप्रदाय से जुड़ गया। आप देख लो इंडो ग्रीक शासक यूनानी मिनांडर, और उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। एक और यूनानियों की शाखा थी तक्षशिला में, और वहां से यूनानी, वहां से जो राजदूत आ रहा है वह आ रहा है हेलियोडोरस, यूनानी शासक एंटियालकिडस का राजदूत, और वह आ रहा है शुंग शासक के दरबार में विदिशा में, भागभद्र के दरबार में, और आकर क्या कर रहा है? गणुर स्तंभ को स्थापित करवा रहा है, वैष्णव धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है। तो इन विदेशियों का क्या असर हुआ? हमारी संस्कृति में ही ये समाहित हो गए। आगे जाकर हम देख रहे हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में इस्लाम का आगमन हुआ। मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमणकारी आए, अरबियन आक्रमणकारी। सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आगे चलकर फिर हम लोग देख रहे हैं तो गजनवी आ रहे हैं, यानी तुर्क आए, मुगल आए, ये सारे आक्रमणकारी के रूप में आए। लेकिन चूंकि इस्लाम के साथ हमारा क्या हुआ कि यह जो इस्लामिक संस्कृति है, इस्लाम जो धर्म है, यह अपने समय का एक प्रगतिशील धर्म था जिसका उद्भव अरब से हुआ। यह अपने समय का एक बहुत ही प्रगतिशील धर्म था। अब प्रगतिशील धर्म था कैसे अपने समय का? तो इसलिए प्रगतिशील धर्म था क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या है? बंधुत्व की बात किया जा रहा है, भाईचारे की बात की जा रही है, एकेश्वरवाद की बात की जा रही है, मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा है। मूर्ति पूजा नहीं है, छुआछूत नहीं है, जात पात नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी धर्म प्रगतिशील कैसे होगा जब ये सारी चीजें नहीं होंगी? तो ऑलरेडी इस्लाम तो ऐसे उद्भव ही हुआ। अब जब भारत में इस्लाम आया तो इस्लाम चूंकि एक शुद्ध धर्म के रूप में आता है, परिष्कृत धर्म के रूप में आता है। अब इधर आप देख रहे हो तो 7वीं सदी तक आते आते हमारे धर्म के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा था, कुछ कुरीतियां समाहित हो गई थी, और वहां पे हमारे धर्म के क्षेत्र में उसमें भी सुधार हो रहा है। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, तो वहां पे सुधार चल रहा है, धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है। तो हमारा धर्म भी थोड़ा परिष्कृत हो गया, बहुत सारी कुरीतियों को त्याग दिया। अब ऐसे में इस्लाम और हिंदुत्व का टकराव हुआ। अब देखो ये लोग क्यों समाप्त हुए? क्योंकि इनकी संस्कृति में दम नहीं थी। अगर दो व्यक्ति लड़ते हैं, कोई व्यक्ति हारता है, तो उसमें क्या दोष उस हारने वाले में है या जीतने वाले में दोष हो जाए कि भाई ये क्यों जीत गया? दोष तो उस हारने वाले में कि वह कमजोर पड़ा इसलिए हार गया। अगर ये संस्कृतियां इनकी विलुप्त हुई तो इसलिए विलुप्त हुई क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत थी। इस्लाम जब आया तो इस्लाम भी शुद्ध रूप में आया, भारत में भी जो भारतीय धर्म है वह भी अपना परिष्कृत रूप में था। अब ऐसे में दो बराबर लोगों की लड़ाई हुई, और दो बराबर लोगों की लड़ाई हुई तो दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े, लड़ते रहे। लास्ट में लड़ते लड़ते इस निष्कर्ष पर आए कि देखो ना मैं तुमको समाप्त कर सकता हूं ना तुम मुझको समाप्त करते हो, आओ गले मिलते हैं। तो हमारी संस्कृति एक कैसी संस्कृति? गंगा यमुनी संस्कृति। एक अलग कल्चर हुई, इंडो इस्लामिक कल्चर। ना तो वह इस्लामिक रहा और ना वह शुद्ध भारतीय रहा, बल्कि हमारी संस्कृति जो है वह हमारी संस्कृति गंगा यमुनी संस्कृति, समन्वित संस्कृति। अब जब ब्रिटिश आ रहे हैं आधुनिक काल में, ईसाइयत आया, तो ईसाइयत आया, ब्रिटिश जब आए, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय लोग आए थे और सभी कमोबेश ईसाई धर्म के मानने वाले। अब चाहे उसमें आप पुर्तगीज को देख लो, डच देख लो, डेन देख लो, फ्रांसीसी देख लो, है ना, या फिर अंग्रेज देख लो, यही सारे आ रहे हैं। अब ये सब भी ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे। अब ये लोग आए तो इन लोगों ने, चूंकि ये थोड़े पुनर्जागरण, प्रबोधन जैसी घटनाओं से गुजर चुके थे और उसके बाद ये भारत में आ रहे हैं। अब बहुत सारी प्रक्रियाओं से ये गुजर चुके थे, भारत में आए। अब भारत में आए तो भारत में आते ही इन्होंने, चूंकि ये थोड़े से थे उस तरीके से बुद्धिजीवी, तो इन लोगों ने हमारी संस्कृति का अध्ययन किया
और संस्कृति का जब अध्ययन किया तो इनके होश उड़ गए। इनको लगा कि अरे इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश, इतना विशाल देश, और जिसका यह इतिहास रहा है कि जो भी आया वह बचकर नहीं गया, तो हमारा हश्र क्या होगा? क्योंकि ये तो बहुत ही, इनकी संस्कृति बहुत मजबूत है। तो उन्होंने सीधा प्रहार किया हमारी संस्कृति पे। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पिछड़ापन का एक ही कारण है भाई, या तो तुम इसको छोड़ो अगर तुमको आधुनिक बनना है, क्योंकि मैं आधुनिकता का पैगाम लेकर आया हूं। मैं आपको आधुनिक बनाने आया हूं, सभ्य बनाने आया हूं, और आपके पास बस एक ही तरीका है कि आप इस चीज को छोड़ दो। वह हमारा सांस्कृतिक प्रहार था, वो हमारी संस्कृति पर आक्रमण था। उन्होंने कहा कि भाई वेशभूषा छोड़ो, खान पान छोड़ो, ये सब रहन सहन बदलो अपना, हमारी तरह पहनो कपड़े लते, हमारी तरह वेशभूषा बोलो, और धर्म तुम्हारा सबसे अड़चन है, इस धर्म को छोड़ो, इस भाषा को भी त्याग दो, हमारी वाली भाषा बोलो। तो इस तरीके से उन्होंने उसे आधुनिक बतलाया। लेकिन जब ये हमारी संस्कृति का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद जब इन्होंने देखा कि इनकी इतनी संस्कृति मजबूत है, तो एक ही तरीका है कि इनसे दूरी बनाकर रखो। इसलिए देखते हो कि वे ट्रेन में भी सफर साथ नहीं करते, गांधी को उठाकर फेंक देते हैं ट्रेन से। वह गांधी को इसलिए फेंकते हैं क्योंकि उनको हमारी संस्कृति से डर है। वे जानते थे कि मैकॉले का नीति उल्टा हो जाएगा। मैकॉले ने लाया था कि भाषा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रक्त और नस्ल के आधार पर तो भारतीय हो, लेकिन सोच के स्तर पर वह ब्रिटिश यूरोपीय हो। पता चलता कि वे हमारे करीब अगर आते तो उसका उल्टा असर पड़ता कि वे गोरे तो रह जाते लेकिन भोजपुरी और बांग्ला बोलते नजर आते, वही ब्रिटिश। क्योंकि शुरू में भाई बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में उनका अधिकार था, तो पंजाबी सीखते या ना सीखते, लेकिन भोजपुरी और बांग्ला आज पूरा ब्रिटेन बोलता रहता। तो इसलिए वे हमेशा दूरी बनाकर रखे, वे बोले कि नहीं। अच्छा, उनको धर्म का भी बड़ा घमंड था। कुछ जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, तो उस चार्टर एक्ट में होता है कि भाई अब भारत में धार्मिक, जैसे 13 के चार्टर एक्ट में होता है कि पहले आपको शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, उसको लेकर एक अलग विवाद हो गया कि भाई शिक्षा की भाषा क्या होगी और शिक्षा का माध्यम क्या होगा। ठीक है, तो इसको लेकर एक विवाद हो गया, आंग्ल प्राच्य विवाद। खैर, अब इसके साथ साथ फिर आप देखते हो तो यह भी हुआ कि भाई ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया कि ईसाई धर्म जो है वह प्रचार प्रसार करे। अब वे तो बड़ा खुश हुए कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या हमें मिली है, और इतनी बड़ी जनसंख्या मिली तो इसका प्रचार प्रसार हम करेंगे भारत की भूमि पर, और पूरे भारत को ही ईसाई धर्म में बदल देंगे। आप देखते हो कि फादर मोन्सेराट और एक्वावीरा, जब अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था और सभी धर्म के लोगों को जब वह बुलाया, 1875 में उसका निर्माण किया, 1575 में उसका निर्माण किया, और 78 में उसका दरवाजा सभी धर्म के लोगों के लिए खोला। तो उसमें ईसाई धर्म के रूप में फादर मोन्सेराट और एक्वावीरा भी आते हैं। उनको लगा कि अकबर तो निरा मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं, इसी को अगर हम ईसाई बना लेते हैं तो पूरा भारत ईसाईयत हो जाएगा। लेकिन उनका भ्रम टूट गया उस दरबार में जाने के बाद। इसलिए आप देखते हो कि आगे जाकर फिर वही आपको अकबर की आलोचना फिर लोग करते हैं। फिर अकबर की काफी आलोचना हो रही है। अकबर के दीन ए इलाही को उसे मूर्खता का प्रतीक बताया जा रहा है। विंसेंट स्मिथ उसे अकबर की मूर्खता का प्रतीक बता रहे हैं। तो जब उनको मिला धर्म का वह प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिला ब्रिटिश संसद के द्वारा कि भाई आप भारत में जाएं, धर्म का प्रचार प्रसार आप भी कर सकते हैं। अब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अब चूंकि वे आएंगे कहां, तो जिन क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव होगा, तो उस समय का जो समय था, उस समय बिहार बंगाल वाला क्षेत्र पे ही 1813 तक वही था, भी तो मराठों को भी नहीं पराजित कर पाए थे। तो वे उतरते हैं गंगा के मैदान में, और गंगा के मैदान में उतरे, उसके बाद उनको लगा कि भाई यहां पे हम अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करें। पता चला वहां ऐसे ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई कि उनको लगा कि ये तो मेरा ही धर्म बदल देंगे लोग। उसके बाद वे भाग खड़े हुए और भाग कर वे चले जा रहे हैं जनजातीय क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, उन सभी जनजातीय क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में भाग खड़े हुए, और जाकर जनजातीय क्षेत्र में फिर ईसाइयत का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, प्रलोभन दिया, 10 तरीके से चीजें किए। तो आज आप जो ट्राइब्स को देख रहे हो, क्यों वे आपको ईसाई धर्म में आ गए? क्योंकि उनको परिवर्तन कराया गया, धार्मिक परिवर्तन कराया गया, उनको प्रलोभन दिया गया।
हमारे समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण उनको वह स्थान नहीं दिया जा रहा था। तो इन सारी चीजों को हमें यहां पे देखना है। तो इसलिए ब्रिटिश हमेशा अपने आप को दूरी बनाकर रखते हैं भारतीयों से। वे हमारे करीब नहीं आते हैं, वे हमारे साथ खाते पीते नहीं हैं। यहां तक कि जिन क्षेत्र में वे रहते हैं उस क्षेत्र में भारतीयों को आने जाने का अलाउ नहीं है। जैसे कैनाट प्लेस, इसका नाम था कैन नोट प्लेस, यानी वे लिखा होता था हर जगह कि भारतीय और कुत्ते इस क्षेत्र में वर्जित है। ठीक है, दोनों को बराबर माना जाता था। तो वह हमारी संस्कृति का डर था, वह हमारी संस्कृति का इतना प्रभाव था, इसलिए वे डरे होते थे, इसलिए वे हमसे दूरी बनाकर रखते थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति कितनी मजबूत है कि जो भी यहां पे आया वह बचकर नहीं गया। इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसका एक ही तरीका है कि इनसे दूरी बनाकर रहो। तो यहां पे अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति, आप ऑनलाइन हो क्या? अच्छा, माइक ऊपर कर, माइक तो ऊपर ही है, ठीक है। अब ऊपर और क्या करूं? तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है। और समन्वित संस्कृति कैसे है? तो इस संस्कृति का निर्माण किसी केवल भारतीय के सहयोग से नहीं बल्कि बहुत सारे के सहयोग से हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ, इसलिए इसे समन्वित संस्कृति कहा जा रहा है। तो इसको लिख लीजिए भारतीय संस्कृति के विषय में। भारतीय संस्कृति, पहले लिखो उसके बाद आगे आते हैं। भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है जिसका विकास, भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है जिसका विकास भारतीय एवं इस्लामी तत्वों के बीच, भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति है जिसका विकास भारतीय एवं इस्लामिक तत्वों के बीच समन्वय के कारण हुआ। भारतीय एवं इस्लामिक तत्वों के बीच समन्वय के कारण हुआ, जिसका विकास भारतीय एवं इस्लामिक तत्वों के बीच समन्वय के कारण हुआ। भारत में जितने भी विरोधी मत मतांतर हैं, भारत में जितने भी विरोधी मत मतांतर एवं धर्मों का उद्भव हुआ, मत मतांतर एवं विरोधी धर्मों का उद्भव हुआ, हिंदू धर्म ने उन सभी को अपने में समाहित कर लिया। हिंदू धर्म ने उन सभी को, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उन सभी को अपने में समाहित कर लिया। उन सभी को अपने में समाहित कर लिया। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत इस्लाम जिन जिन क्षेत्रों में गया, ठीक इसके विपरीत इस्लाम जिन जिन क्षेत्रों में गया, वहां जिन जिन क्षेत्रों में गया वहां उसने उन क्षेत्रों के धर्म को समाप्त कर वहां उस क्षेत्र के धर्म को समाप्त कर इस्लामिक धर्म स्थापित किया गया। इस्लामिक धर्म स्थापित किया गया। और भारत एकमात्र अपवाद है, भारत एकमात्र अपवाद है, क्योंकि भारत की भूमि पर, भारत एकमात्र अपवाद है क्योंकि भारत की भूमि पर
न तो हिंदुत्व इस्लाम को समाप्त कर पाया, भारत की भूमि पर न तो हिंदुत्व इस्लाम को समाप्त कर पाया और न ही इस्लाम हिंदुत्व को। भारत की भूमि पर न तो इस्लाम हिंदुत्व को समाप्त कर पाया और न ही इस्लाम, भारत की भूमि पर न तो हिंदुत्व इस्लाम को समाप्त कर पाया और न ही इस्लाम हिंदुत्व को, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति के रूप में विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति के रूप में विकसित हुई। भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति के रूप में विकसित हुई, जिसे गंगा यमुनी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति के रूप में विकसित हुई, जिसे गंगा यमुनी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यह समन्वय हमें सभी क्षेत्र भाषा, साहित्य, यह समन्वय हमें सभी क्षेत्र भाषा, साहित्य एवं कला के अन्य रूपों में दिखाई देता है। भाषा, साहित्य एवं कला के अन्य रूपों में दिखाई देता है, यह समन्वय हमें सभी क्षेत्र भाषा, साहित्य एवं कला के अन्य रूपों में दिखाई देता है। अब देखो, समन्वित संस्कृति, हमने कहा कि भारतीय संस्कृति कैसी संस्कृति है? समन्वित संस्कृति। कैसा समन्वय? तो भारतीय और इस्लामिक समन्वय, सबसे ज्यादा समन्वय हुआ। अब यहां पे हमने कहा कि भाई भारत पर एक नहीं अनेक आक्रमण हुए प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, लेकिन जितने भी आक्रमणकारी आए सभी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। एकमात्र अपवाद इस्लाम। तो इस्लाम के साथ भी एक अपवाद भारत रहा, क्योंकि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म जिन जिन क्षेत्रों में गया वहां की मूल संस्कृति को उसने समाप्त कर दिया। पूरा अरब, अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, आप अगर देखो तो इन सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म गया। अब इसमें इस्लाम धर्म दोषी नहीं है, उसके लिए वह दोषी इस्लाम धर्म है, बल्कि इसमें दोष उनका है जो इस्लाम धर्म से टिक नहीं पाए। उनका दोष है कि वह इस्लाम धर्म से टिक नहीं पाया। लेकिन भारत अपवाद कैसे रहा? तो भारत अपवाद रहा कि भारत में इस्लाम और हिंदुत्व के बीच में संघर्ष हुआ, तलवारें खूब चली, खून की नदियां यहां भी बही, लेकिन दोनों संस्कृति इतनी मजबूत थी, इलाके में दोनों को गला मिलना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब हिंदुत्व भी यह जान गया कि हम इस्लाम को समाप्त नहीं कर सकते हैं और अब भारत में इस्लामिक शासन बना रहेगा, हमें इसके साथ सामंजस्य बैठाकर ही चलना होगा। तो इस्लाम भी यह जान गया, इस्लाम धर्म भी यह जान गया कि भारत भूमि को हिंदुत्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है और यहां पे समन्वय के साथ ही काम करना होगा। और यह समन्वय हमें दिखाई देता है, ना तो शुद्ध रूप से भारत में इस्लाम रहा और ना हिंदुत्व रहा। अब अगर यह समन्वय की बात करें तो भाषा के क्षेत्र में आप देखोगे
तो भाषा के क्षेत्र में एक नई भाषा को हम लोगों ने विकसित कर दिया। और इस नई भाषा का विकास कैसे हो रहा है? तो फारसी और भारतीय भाषा के मिलने से, फारसी और भारतीय भाषा के मिलने से। और यह भाषा किस रूप में? तो उर्दू भाषा के रूप में। उर्दू भाषा, क्या समन्वय यहां पे नहीं हो रहा है? क्या यह भाषाई समन्वय नहीं है कि भाषा में भी समन्वय हो रहा है? अगर साहित्य के क्षेत्र में आप देखो तो समन्वय यहां भी है। अब जितना योगदान फारसी साहित्य में हिंदू साहित्यकारों का है, उतना ही योगदान हिंदी भाषा साहित्य में आपको मुस्लिम साहित्यकारों का है। अब यहां पे अगर हम फारसी भाषा साहित्य की बात करें तो फारसी भाषा साहित्य में आप देख सकते हो कि ईश्वरदास, भीमसेन, ये सारे हिंदू हैं, लेकिन इन लोगों ने जो रचनाएं की, ईश्वरदास नागर ने, भीमसेन जोशी ने, इनकी जो रचनाएं हैं वह फारसी भाषा में है। उसी तरीके से आप अगर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आप देखो तो अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन किस भाषा को विकास किए, किस साहित्य के विकास में इनका योगदान है? हिंदी साहित्य के विकास में इनका योगदान है। अमीर खुसरो हो, चाहे वह आपको अब्दुल रहीम खान खाना हो, इन सबका योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में है। उसी प्रकार अगर हम समन्वय की बात करें तो कला के क्षेत्र में जैसे आप देखो तो हमारी स्थापत्य कला, अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में अब यहां पे जो हिंदू स्थापत्य की जो कला है, वह हमारी हिंदू स्थापत्य की कला की शैली है, वह है त्राबियत शैली। और जो मुस्लिम स्थापत्य की जो शैली है वह है आर्कुएट शैली, आर्कुएट, जिसमें गुंबद और मेहराब की प्रधानता है, तो यहां पे बिंब और सहतीर की प्रधानता है। और आप देख रहे हो कि आगे चलकर मुस्लिम स्थापत्य में इन दोनों का समन्वय हो जा रहा है कि जो भी अगर स्थापत्य निर्मित हो रहा है तो उसमें बिंब और सहतीर के साथ साथ गुंबद और मेहराब भी हैं। उसमें हिंदू स्थापत्य की भी शैली है। मुगल कालीन स्थापत्य में हम देखते हैं कि मुगल कालीन जो स्थापत्य है उसमें बुर्ज बने हुए हैं, छतरी बना हुआ है, राजपूती शैली है। अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया वह पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहार की प्रेरणा पर आधारित था। उनमें आप देख रहे हो तो चित्र को प्राथमिकता दी जा रही है, अलंकरण के रूप में चित्र भी बनाए जा रहे हैं, तो वहीं आपको अलंकरण के रूप में आपको जालीदार खिड़कियां भी हैं जो कुरान की आयतें पर आधारित हैं। तो इस तरीके से समन्वय है। तो यहां पे हम भारतीय संस्कृति को इसलिए समन्वित संस्कृति कह रहे हैं कि यह समन्वय हमें सभी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यह केवल राजनीतिक समन्वय नहीं है, बल्कि यह समन्वय सांस्कृतिक भी है। और संस्कृति क्या है? भाषा, साहित्य, कला, ये सब क्या है? हमारे संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति के अंग हैं। तो यह समन्वय हमें सभी रूपों में दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में आपको इसी को बतलाना है कि यह समन्वय में कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो आप अगले पैरा में इसको बतला दो कि जहां तक समन्वय की बात की जाए तो यह समन्वय हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है, चाहे भाषा हो, साहित्य हो या कला के क्षेत्र हो, इन सभी में समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, लिख लेंगे इसको ना, हो जाएगा ना। जहां तक समन्वय की बात की जाए तो यह समन्वय हमें भाषा, साहित्य एवं कला सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। जहां तक समन्वय की बात की जाए तो यह समन्वय हमें भाषा, हाँ बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जायसी आप देख लें, मलिक मोहम्मद जायसी का योगदान किस क्षेत्र में है? फारसी साहित्य में या हिंदी साहित्य में? हिंदी साहित्य में। ठीक है, हाँ बिल्कुल भावना। तो जहां तक समन्वय की बात की जाए तो यह समन्वय हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। क्लियर है? लिख लेंगे, हो जाएगा। लिखा तो दिया ही, बाकी इन सारी चीजों को आपको मेंशन कर देना है। भाषा में समन्वय क्या? तो भारतीय और फारसी भाषा के सहयोग से नई भाषा के रूप में उर्दू भाषा, जो न केवल इस्लाम धर्म के लोगों की भाषा रही बल्कि भारतीयों की भी भाषा रही। आज भी हमारे शब्दों में, मुहावरों में उर्दू का इस्तेमाल आज भी होता रहा है। उसी तरीके से साहित्य के क्षेत्र में देखें तो अगर फारसी साहित्य के क्षेत्र में हिंदुओं का योगदान है
तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुस्लिमों का भी योगदान है। उसमें आप एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल के रूप में आप दे दोगे ईश्वरदास नागर, भीमसेन बुरहानपुरी, मुस्लिम साहित्यकार के रूप में अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरीके से ये सब मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन इनका योगदान हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में रहा है। उसी प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो स्थापत्य के क्षेत्र में भी हम समन्वय देखते हैं, और त्राबियत और आर्कुवेट इन दोनों का समन्वय हुआ है। ठीक है, त्राबियत और आर्कुवेट इन दोनों का समन्वय हुआ है। क्लियर है? देखो यह स्थापत्य की शैली है, पीटी में यहां पे पूछा जा सकता है। हिंदू स्थापत्य की, भारतीय स्थापत्य की शैली क्या है? त्राबियत। इस्लामिक स्थापत्य की शैली क्या है? आर्कुवेट। और ईसाइयत स्थापत्य की शैली क्या है? गायब। गोथिक, गोथिक कला। ठीक है, चर्च, गोथिक कला। तो यह आपको इस्लामिक स्थापत्य की एक फूहड़ शैली है। गोथिक कला फूहड़ शैली है, जंगली हैं लोग, है ना। किनका? अरे हिंदुओं में ईश्वरदास नागर, भीमसेन बुरहानपुरी, ईश्वरदास नागर, भीमसेन बुरहानपुरी। ठीक है, गोथिक कला वह स्थापत्य की शैली है, ईसाइयत स्थापत्य। क्या? तो इस तरीके से इन सारी चीजों को आपको बतलाना है। क्लियर है यहां पे? तो यह हमारी संस्कृति कैसी है? तो भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति है। कैसे बतलाएंगे यह समन्वय कैसे हुआ है? ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो एक इसी में एक और डायमेंशन है कि वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का क्या महत्व है। आज संस्कृति का अगर हम देखें तो आज संस्कृति का महत्व क्या है? आज क्या संस्कृति हमारे लिए महत्वपूर्ण है? और महत्वपूर्ण है तो किस संदर्भ में? तो वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व। देखो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो थोड़ा सा दोनों को जोड़कर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति रही है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? वर्तमान संदर्भ में आज संस्कृति के महत्व आप किन रूपों में देखते हैं? या डायरेक्ट इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व, वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व, यानी आज के युग में संस्कृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कहां है। तो वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व। आज यह कहां रह गया? क्या नाम था? राजन। अच्छा चलो, तो वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व। संस्कृति का क्या महत्व है? अगर हम संस्कृति के महत्व की बात करें तो आज भी संस्कृति का महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें सांस्कृतिक महत्व की, तो एक तो आप देखो तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आज भी हमारी भारतीय संस्कृति आर्थिक क्षेत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब कहो कि आर्थिक क्षेत्र में क्या है योगदान है? तो आज यह हमारी आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। आज हम अपनी संस्कृति के माध्यम से आज हम आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज भी हमारी संस्कृति आज भी महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं? तो व्यापार के क्षेत्र में। आज आप देखो तो व्यापार के क्षेत्र में आज जो हम व्यापार कर रहे हैं, और हमारा आज भी व्यापार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से है? किन देशों से है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सबसे ज्यादा जो भारत का व्यापार है और जो भारत को व्यापारिक लाभ जो प्राप्त हो रहा है वह कहां से? आसियान क्षेत्र से। इसलिए तो लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यह नीति लाई गई थी, पूरब की ओर देखो नीति। आज भी आसियान देशों के साथ में हमारा व्यापार सबसे ज्यादा है और हम व्यापारिक लाभ की प्राप्ति करते हैं। क्या इसमें हमारा संस्कृति का योगदान नहीं है? क्योंकि उन देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं।
और आज वही सांस्कृतिक संबंध है जिसके कारण हमारा व्यापार उनके साथ होता है। बिल्कुल, आज अगर हम देख रहे हैं तो आज व्यापार के क्षेत्र में हम अपने संस्कृति के माध्यम से ही आज व्यापार कर पा रहे हैं। उन देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध बना हुआ है, आज उनके साथ हम व्यापार कर पा रहे हैं। तो आज आप देखो तो आसियान से संबंध, आसियान देशों के साथ जो हमारा संबंध है, आज आसियान देशों के साथ हमारा संबंध कैसा है? यह संबंध, हमारा जो मधुर संबंध है, यह किस कारण से है? तो आसियान देशों के साथ हमारा जो संबंध है, वह संबंध केवल संस्कृति के कारण ही है, वह सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण ही है। आज आप देख रहे हो तो आज इसी संस्कृति के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? तो हम व्यापार कर पा रहे हैं। उनके साथ हमारे संबंध के कारण क्या हो रहा है? तो हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो भारत में जो टूरिज्म हम लोग देखते हैं, यानी पर्यटन, क्या यह लक्ष्य आर्थिक लक्ष्य का साधन नहीं है? आज जो पर्यटन है, मान लो अगर कोई भी बौद्ध यात्री अगर आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वह केवल बोध गया जाएगा। अगर वह भारत आया है तो वह दिल्ली कुतुब मीनार भी देखेगा, फिर वह आगरा भी जाएगा कि अब आए हैं तो लाल किला, अब आए हैं तो ताजमहल भी देख ही लेते हैं। ठीक है, अब इतने जगह वह जा रहा है, इतना पैसा वह खर्च कर रहा है, होटल में ठहर रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, क्या उन सब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है? यहाँ तक कि उन पर्यटकों से हम पैसा भी ज़्यादा वसूल करते हैं। टिकट में भी अंतर है भारतीय और विदेशी में। तो इस तरीके से आप देखो तो यह क्या हमारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं है? आज अगर हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, जीडीपी में वृद्धि कर पा रहे हैं, तो क्या बिना संस्कृति के ही है? अगर बिना संस्कृति के रहता तो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारा व्यापार इतना नहीं बढ़ता। आज सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हो रहा है। यही कारण है कि आज भी इन देशों के साथ एक अलग राजनीतिक संबंध का निर्धारण किया गया, जिसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी नीतियां लागू की गई, और टूरिज्म इन अराइवल वीजा, कि आप आए, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वीजा एयरपोर्ट पे हम दे देंगे। सिर्फ किन देशों के साथ? उन दक्षिण पूर्व आसियान देशों के साथ हमारा यही संबंध है ना, कि आपको वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहने की जरूरत नहीं है, आप भारत आए, वीजा यही आप ले लीजिए। यह केवल आसियान देशों के साथ है और किसी देश के साथ नहीं है, टूरिज्म इन अराइवल वीजा। बिल्कुल, तो इस तरीके से ये क्यों किया जा रहा है? आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए। यह आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। तो भारत सरकार के द्वारा इसके साथ साथ आप देखें तो और क्या है? तो हमारी संस्कृति का महत्व और कहां हम देख रहे हैं? तो हमारी संस्कृति का महत्व राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में, अब राजनीतिक क्षेत्र में आप क्या देख रहे हो? तो राजनीतिक क्षेत्र में कूटनीति के माध्यम से आज जो आप देखते हो कि आज जो आपको जो आज भारत जो मांग कर रहा है कि हमें भी इसमें जो क्या कहते हैं सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में हमें शामिल किया जाए, तो उसके मांग की पुष्टि क्या हमारे पड़ोसी देश नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या आज विश्व के कोई भी ऐसा अगर सम्मेलन होता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, तो यह हमारे सांस्कृतिक संबंध ही हैं जिसके कारण वह देश हमारे साथ खड़े होते हैं, वह हमारे निर्णय में खड़े होते हैं, जिससे कि हम राजनीतिक दबाव दूसरे देशों पर बढ़ा पाते हैं। चाहे वह G8 का सम्मेलन हो, G15 का सम्मेलन हो, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय गैट हो, वैट हो, जो भी संगठन हो, उन सब में WTO हो, इन सब में अगर भारत की भूमिका प्रभावी है तो वह सांस्कृतिक संबंधों के कारण है। क्योंकि भारत हमेशा जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारा संबंध कैसा रहा है, कूटनीति, तो भारत सॉफ्ट पॉलिसी को लेकर चला है, उदार नीति। हमारी जो विदेश नीति रही है, अगर हम इसको कूटनीति को देखें तो हमारी कैसी रही है? हमारी हमेशा विदेश नीति सॉफ्ट पॉलिसी को लेकर हम लोग चले हैं, उदारता की नीति को लेकर चले हैं। यह हमारी यह कैसे आया?
आखिर भारत इतना उदार क्यों है? तो हमारी यह सांस्कृतिक देन है। क्योंकि आप देख सकते हो, आप उदाहरण दोगे कि अशोक के समय में भी देखा गया कि अशोक ने साम्राज्य का प्रसार किया, लेकिन किसी देश के ऊपर अपनी संस्कृति को लादने का प्रयास नहीं किया। उसने विदेशों में वह आपको धम्म दूत को भेजता है, शांति दूत को भेजता है, सैनिक दूत को नहीं भेजता है। अगर वह चाहता तो बहुत सारे पड़ोसी राष्ट्रों को भारत के अधीन ले आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा अपने संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित करने की कोशिश किए हैं। लेकिन वही आप देख लो अमेरिका की, तो अमेरिका की नीति कैसी है? उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी हार्ड पॉलिसी है। वह व्यापार करने के लिए किस चीज का दबाव डालता है? सैनिक ताकत का दबाव डालता है। तुम व्यापार नहीं करोगे, हम तुम्हें आतंकवादी देश घोषित करेंगे और उसके बाद हम तुम्हारे ऊपर बम गिराएंगे। चाहे वह अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, उनके साथ अमेरिका का संबंध ऐसा ही रहा, क्योंकि उसका अपना कोई सांस्कृतिक संबंध नहीं, इसलिए क्योंकि उसका कोई संस्कृति रहा ही नहीं है। अमेरिका का निर्माण यूरोपीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं रही है, तो फिर सांस्कृतिक संबंध कैसे होंगे? तो इसलिए आज वह उदारता की नीति को ना लागू करके कठोरता की नीति को लागू करता है। वह शांति दूत को नहीं भेजता है, वह सैन्य दूत को भेजता है। वह उसके लिए सैनिक ताकत का एहसास करवाता है और उसके बाद वह व्यापारिक संबंध बनाता है। भारत के साथ ऐसा नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। तो वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का क्या महत्व है, इसको लिख देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा ना? लिखवाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का महत्व ओवरऑल सारी चीजों को बतला देंगे। थोड़ा सा लिख लो, बस ये काफी है भाई, थोड़ा सा लिख लो, लिख लो, लिख लो। वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो संस्कृति का उपयोग एवं महत्व, वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो संस्कृति का उपयोग एवं महत्व दोनों ही पूर्व काल की तुलना में बढ़ा है। संस्कृति का उपयोग एवं महत्व दोनों ही पूर्व काल की तुलना में बढ़ा है, दोनों ही पूर्व काल की तुलना में बढ़ा है। क्योंकि आज वैश्वीकरण के युग में, क्योंकि आज वैश्वीकरण के युग में, आज ग्लोबलाइजेशन के युग में, आज वैश्वीकरण के युग में संस्कृति आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी, आज वैश्वीकरण के युग में संस्कृति आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी रहा है, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी रहा है। अतः संस्कृति का प्रसार का अर्थ है बाजार का विस्तार। अतः संस्कृति का प्रसार का अर्थ है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा। इसके लिए किसी बाहरी देश पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके लिए किसी बाहरी देश पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ी। बल्कि मौर्य काल में भी देखा जाए
तो अशोक ने धम्म के माध्यम से, मौर्य काल में भी देखा जाए तो अशोक ने धम्म के माध्यम से, धम्म, मौर्य काल में भी देखा जाए तो अशोक ने धम्म के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध बनाने का काम किया। धम्म के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध बनाने का काम किया। वर्तमान में भी देखें तो हमारा आसियान देशों के साथ जो संबंध है, वर्तमान में भी देखें तो हमारा आसियान देशों के साथ जो संबंध है, वह सांस्कृतिक संबंधों के कारण ही है। आसियान देशों के साथ जो संबंध है वह सांस्कृतिक संबंधों के कारण ही है। और हम इन्हीं संबंधों के माध्यम से, और हम इन्हीं संबंधों के माध्यम से और हम इन्हीं संबंधों के माध्यम से इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। इन्हीं संबंधों के माध्यम से इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। यही कारण है कि आज सर्वाधिक व्यापार, यही कारण है कि आज सर्वाधिक व्यापार आसियान देशों के साथ ही होता है। सर्वाधिक व्यापार आसियान देशों के साथ ही होता है। इसके लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के भी कार्यक्रम, इसके लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के भी कार्यक्रम निरंतर किए जाते रहे हैं, निरंतर किए जाते रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अराइवल इन टूरिज्म वीजा, इसी को ध्यान में रखते हुए अराइवल इन टूरिज्म वीजा, इसी को ध्यान में रखते हुए अराइवल इन टूरिज्म वीजा को भी लागू किया गया। अराइवल इन टूरिज्म वीजा को भी लागू किया गया। अराइवल इन टूरिज्म वीजा को भी लागू किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो आज अगर हम लोग देखें तो हम अपने सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से न केवल अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक संबंध हमारी कूटनीति के भी हिस्सा रहे हैं। और आज उन्हीं सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत अपनी विश्व राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका को बनाए रखा है। चाहे वह G20 हो, G15 हो, G8 हो, WTO हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, यहाँ तक कि यह हमारे सांस्कृतिक संबंध ही हैं जिसके कारण आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को उन सभी देशों का समर्थन प्राप्त हो रहा है जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं।
तो इस प्रकार से आप उसको बतलाएंगे कि आज अगर वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें तो संस्कृति का महत्व कितना प्रभावी रहा है, आज भी हमारे लिए संस्कृति कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो संस्कृति आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम संस्कृति के संदर्भ में बतलाएंगे कि संस्कृति हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण रही है। अब भारतीय संस्कृति की भी कुछ अपनी विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता, एक हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संस्कृति की, वो नोट्स में हमने दे रखा है, वो हमने नोट्स में आप लोगों को दे रखा है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, एक तो हमने कला की विशेषता बतलाया ही था कल। अगर हम भारतीय संस्कृति की भी विशेषता की बात करें तो भारतीय संस्कृति की विशेषता में आप देखोगे तो वो सारी विशेषताएं, जैसे आप देखें तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता इसकी प्राचीनता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति विगत 5000 वर्षों से आज तक निरंतर चली आ रही है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से लेकर और आज तक निरंतर चली आ रही है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति भी उन प्राचीन संस्कृतियों में विशेष है, क्योंकि विश्व की बहुत कम ही ऐसी संस्कृतियां हैं जिनका अस्तित्व बचा हुआ है, जिसमें एक भारतीय संस्कृति है। उसी प्रकार से यूनानी संस्कृति, रोमन संस्कृति, मेसोपोटामियाई संस्कृति, अगर इन सभी संस्कृतियों को आप देख लो, चीन की संस्कृति, तो बहुत सारी संस्कृतियां विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो एक तो भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? अगर हम भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? विशेषता तो एक तो भारतीय संस्कृति की विशेषता प्राचीनता एवं निरंतरता है। प्राचीनता एवं निरंतरता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही आज भी यह निरंतर है, बिना किसी परिवर्तन के साथ, जो विगत 5000 वर्षों से निरंतर चली आ रही है बिना किसी परिवर्तन के साथ। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां आज लुप्त हो गईं, आज समाप्त हो गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी बची हुई है। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसके साथ साथ आप भारतीय संस्कृति की और विशेषता क्या देख रहे हैं? तो भारतीय संस्कृति की हमारी जो विशेषता है वह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है इसकी धार्मिकता। धार्मिकता, लेकिन धार्मिकता के साथ साथ इसमें धर्मनिरपेक्षता भी दिखाई दे रहा है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। किसी भी धर्म के शासक रहें, लेकिन अन्य धर्मों का भी प्रश्रय मिलता रहा। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। अगर हम देखें तो जहां सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण वहां भी दिखाई देता है कि उन्होंने अजंता गुफा चित्र का विकास किया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार मौर्योत्तर काल में शुंग शासकों के संदर्भ में देखा जा सकता है कि शुंग शासक ब्राह्मण धर्म के मतानुयायी हैं, लेकिन बहुत सारे स्तूपों का पुनर्निर्माण उनके शासनकाल में हुआ है। उसी प्रकार आप देखें तो सल्तनत और मुगल शासक इस्लामिक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण वहां पे हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखें तो यह धर्म प्रधान है, लेकिन इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी रहा है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके साथ साथ और क्या है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता इसकी समन्वयवादी है कि भारतीय संस्कृति कैसा है? तो भारतीय संस्कृति समन्वित संस्कृति के रूप में रही है। समन्वित संस्कृति, और यह समन्वित संस्कृति, भारतीय संस्कृति का निर्माण केवल भारतीय लोगों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक निरंतर इसमें समन्वय होते रहे हैं और बहुत सारे संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। आप देखो तो कुषाणों का समन्वय हमें मूर्तिकला के क्षेत्र में दिखाई देता है, यूनानी समन्वय हमें दर्शन के क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति रही है। इस्लामिक शासन काल में भी यह समन्वय हमें दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की और क्या विशेषता है? इसकी नैतिकता, यह सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता हमारी नैतिकता है। अब नैतिकता में आप देख रहे हो कि नैतिकता क्या, तो भारतीय संस्कृति में त्याग, तपस्या, संयम, सहनशीलता, बड़ों के प्रति सम्मान, यही है ना नैतिकता का भाव। अगर यह देखें तो यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। आज भी भारतीयों में जो त्याग की जो भावना है वह किसी अन्य देश के लोगों में नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो महिलाओं में, पुरुषों में जो त्याग की जो प्रवृत्ति है वह किसी अन्य देश में नहीं देखते हैं। आज भी तपस्या, भारत हमेशा ही ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। आज भी तपस्या हम यहाँ पे देखते हैं, एक से एक तपस्वी रहे, एक से एक ऋषि मुनि रहे हैं। जहां तक संयम की बात की जाए, भारतीयों से ज्यादा किसी में संयम नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। यह संयमशीलता ही है कि अशोक ताकतवर होते हुए भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, यह संयम है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सहनशीलता, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। बड़ों के प्रति सम्मान, यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता रही है कि हम सदैव अपने से बड़ों का आदर किए हैं, सदैव अपने से बड़ों का सम्मान दिए हैं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जहां तक विश्व बंधुत्व की बात की जाए तो यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इसलिए आज झंडा भी फहराते हैं तो उस समय भी हम यह स्लोगन देते हैं कि मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अगर भारत ने वर्तमान में कोरोना का टीका भी बनाया तो यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर, और उसमें पूरे विश्व जगत के कल्याण की कोशिश की गई। हम केवल अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं, हम विश्व की सुरक्षा की चिंता करते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। हमारी सांस्कृतिक विशेषता हमारी आध्यात्मिकता है। हमारी सांस्कृतिक विशेषता हमारी सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता जिसमें विश्व बंधुत्व का बात किया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है। हमारी सांस्कृतिक विशेषता नारी सम्मान है। हमेशा भारतीय समाज में नारी पूजनीय रही है, कहीं माता के रूप में तो कहीं पत्नी के रूप में। पत्नी को भी अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि नारी को भी हम उतना ही सम्मान दिए हैं। नारी भी हमारे लिए तुलनीय रही है, पूजनीय रही है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसलिए आप देखते हो कि आज भी शादी विवाह में हम 7 जन्मों का वादा का कसम खाते हैं, बल्कि एक जीवन भी सही से नहीं चल पाता है, लेकिन कसम जरूर खाते हैं 7 जन्मों का साथ निभाने का। यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता रही है कि हम लड़ते झगड़ते सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 7 जन्म का वादा निभाते हैं। तो यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति में आप देखो तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने पुरुष देवताओं की पूजा की तो हमने नारियों का अपमान किया, बल्कि महिला शक्ति भी उतनी ही श्रद्धेय रही है, बल्कि पुरुषों से ज्यादा स्थान दिया गया है। इसलिए राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधे का नाम लिया जाता है। यह हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। तो इस प्रकार से आप देखें तो नारी सम्मान की बात की जाए, महिला सम्मान की बात की जाए, तो यह भी हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रकार से आप देखें तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता इसकी अनेकता भी है, क्योंकि हम एक तरीके से नहीं, हमारा विभाजन बहुत सारे रूपों में है। हमें भूगोल ने बांट रखा है, हमारा भौगोलिक विभाजन है। अगर हम भौगोलिक विभाजन को देखें तो जहां उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला है तो दक्षिण की ओर खाइयां हैं, जहां पूरब की ओर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो पश्चिम की ओर सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान है। उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि हम एक हैं। जहां पे हमारी भाषाओं में विविधताएं हैं, जहां पे वेशभूषा में विविधता है, जहां पे आपको रहन सहन में विविधता है, बोलचाल में विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम विभाजित नहीं हैं, बल्कि हम एक हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता, यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारी संस्कृति कभी भी हमें विभाजित करने का काम नहीं की है, हमारी संस्कृति हमेशा हमें जोड़ने की काम की है। इसलिए आप देखो तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग वहां पे उस संस्कृति का पालन करते नजर आते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो इस प्रकार से आप बतलाएंगे कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो इन आधारों पर भारतीय, एक बार प्रश्न केवल यह पूछ दिया था कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता स्थापित करती है कैसे, यह प्रश्न आपको मेंस में पूछे हुए थे।
कि भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं को बतलाते हुए बतलाएं कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता स्थापित करती है कैसे। ठीक है, तो आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें तो है ही। अब आध्यात्मिकता को देखो तो यह तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, हम हमेशा ही अध्यात्म को बढ़ावा दिए हैं। ठीक है, हाँ, सारी चीजों को, अनेकता में एकता, पूरे फिर तो पूरा का पूरा अनेकता में एकता अपने आप में है कि हम अनेक हैं। हम भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, खान पान के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सभी आधार पर हम विभाजित हैं। हमारा विभाजन कोई एक नहीं है, हमारा विभाजन सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, बहुत विभाजन है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उस विभाजन में एक मजबूती है कि हम इतने विभाजित होने के बावजूद भी हम एक हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। तो इस प्रकार से हम भारतीय संस्कृति को बतलाएंगे कि भारतीय संस्कृति वह कैसे, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता रही है। तो यह हम लोगों को देखना था, सभ्यता, संस्कृति, वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का क्या महत्व है और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है विरासत। विरासत, अब देखो विरासत, हेरिटेज। अब विरासत की अगर हम बात करें तो विरासत क्या है? विरासत क्या है? विरासत किसे कहेंगे? आप दो चीजों को यहां पे देखो। विरासत के संदर्भ में हमें सबसे पहले तो यह देखना है कि भाई विरासत क्या है, विरासत क्या है। ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि क्या विरासत का भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो विरासत का वर्गीकरण भी हम लोग देखेंगे कि इसका विरासत के प्रकार, विरासत के प्रकार, विरासत के प्रकार कितने प्रकार के हैं विरासत। इसके साथ साथ आप देखें तो फिर विरासत के समक्ष चुनौती, विरासत के समक्ष चुनौतियां। क्या आज हमारी जो विरासत है, क्या इनको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है? तो विरासत के समक्ष चुनौतियां, समक्ष चुनौतियां, हमें इस संदर्भों में विरासत को देखना है कि आज विरासत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। आज विरासत को संरक्षण देने की क्यों आवश्यकता है? आज इसके लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है? कौन से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो हमारी विरासत को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? तो यहां पे आप देखो कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वह बेसिकली मेंस ओरिएंटेड था, लेकिन यहां से आपको प्रीलिम्स में भी प्रश्न और अच्छा खासा प्रश्न, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अच्छा खासा ही नहीं, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। विरासत पे आपको हर साल प्रश्न पूछा जाएगा, एक आध साल की बात नहीं है। अब अगर विरासत की बात की जाए तो पहले अगर हम देखें तो विरासत है क्या? विरासत है क्या? किसे विरासत कहेंगे? जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, मूलतः वही विरासत है। अब पूर्वजों से क्या प्राप्त करते हैं? केवल पूर्वजों से जो प्राप्त करते हैं वही विरासत है। दूसरे देशों से? अच्छा, और कोई? ठीक है, जो पूर्वजों ने दिया है वह विरासत है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, पूर्वज ओवरऑल ठीक है, सभी पूर्वज हैं। मुगल भी हमारे पूर्वज हैं, सल्तनत भी हमारे पूर्वज हैं, वो सभी हमारे पूर्वज ही हैं। ठीक है, तो मूलतः आपसे पूछा जाए कि भाई विरासत को आप पहले परिभाषा मान लो, यही आपसे पूछा गया कि विरासत क्या है? धरोहर। विरासत मतलब क्या? धरोहर। धरोहर, ये हमारी धरोहर है। आप कहते हो ना कि यह हमारी धरोहर है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी पहचान है। तो विरासत देखो बहुत ही साधारण शब्दों में यह जानो, जैसे कला के संदर्भ में हमने बतलाया, सभी को याद हो गया, तो वैसे ही विरासत के संदर्भ में आप जानो कि विरासत क्या है। तो विरासत वह है
जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त भी है और मानव निर्मित भी है, वो सभी हमारी विरासत है। बिल्कुल आसान शब्दों में कि विरासत क्या है, तो जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त भी है, प्रकृति प्रदत्त भी है, जो प्रकृति प्रदत्त भी है और मानव निर्मित भी है, और मानव निर्मित भी है, जो किसी देश, जो किसी देश, समाज, परिवार एवं समुदाय की पहचान है, समुदाय की पहचान होती है, वह सभी हमारे विरासत है, वह सभी हमारे विरासत नहीं, वो सभी विरासत कहलाते हैं, वह सभी विरासत कहलाते हैं। क्लियर है? विरासत क्या है? तो जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त भी है। कुछ ऐसी भी विरासत है जिसे हमने निर्मित नहीं किया, प्रकृति ने हमें सौंपी है, वह प्राकृतिक विरासत है। कुछ ऐसी भी विरासत है जो मानव निर्मित भी हैं, मानव निर्मित भी हैं, जो किसी देश, समाज, परिवार या समुदाय का पहचान है, वो सभी विरासत कहलाते हैं, वो सभी विरासत कहलाते हैं। इस आधार पर विरासत के दो प्रकार हैं। इन आधार पर अगर देखें तो विरासत के दो प्रकार हैं। कैसे? तो एक प्राकृतिक विरासत और दूसरा सांस्कृतिक विरासत। इस आधार पर विरासत के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक विरासत और दूसरा सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत वह विरासत है जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो नेचर ने सौंपा है, जैसे नदी, पर्वत, वन्यजीव, वन्यजीव, मरुस्थल, कितनी चीजें को अब बताओगे? ये सभी क्या है? प्राकृतिक विरासत है। इन सबको किसी ने बनाया है क्या? कोई कहेगा कि मैं नदी बनाया हूं, कोई कहे कि मैं पर्वत बनाया हूं। किसी ने वन्य जीव का निर्माण किया है? आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या वह हमारी विरासत नहीं है क्या? अगर विरासत नहीं होती तो इसको यूनेस्को में क्यों शामिल किया गया हमारी धरोहर के रूप में? तो कुछ ऐसे भी विरासत हैं जो हमारी संस्कृति के हिस्से रहे हैं, वह सांस्कृतिक विरासत है। और सांस्कृतिक विरासत के भी दो रूप हैं, इसके भी दो रूप हैं, जो मूर्त हैं और अमूर्त हैं। यानी सांस्कृतिक विरासत भी दो रूपों में है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मूर्त सांस्कृतिक विरासत टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मूर्त सांस्कृतिक विरासत जो हमारे सभ्यता के अंग रहे हैं, सभ्यता के अंग रहे हैं, जो हमारे सभ्यता के अंग रहे हैं, जो मानव निर्मित है, जैसे आगरा का ताजमहल, जैसे लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला
आपका अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, महाबलीपुरम के मंदिर, बिल्कुल मानव निर्मित है। और किसने बना दिया? खुद से? अरे नहीं, बनाया हुआ है। मैं बोल रहा हूं अजंता गुफा रॉक कट आर्किटेक्चर 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक सातवाहन शासकों ने निर्मित किया। तो यह सारी आप देखो तो वो हमारे क्या है? विरासत है, पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारा उससे हमारा जुड़ाव है। वह किसी समाज राष्ट्र का पहचान है। अगर आगरा का लाल किला है तो आप अगर मान लो दिल्ली से बाहर जाते हो तो जब आपसे, या मान लो इंडिया से आप बाहर हो, किसी से मुलाकात हुई, जैसे ही आप बोलते हो कि मैं इंडिया से हूं, वो तुरंत कहता है छूटते कि अच्छा लाल किला, ताजमहल, तो वह आपकी पहचान है या नहीं? क्या वह धार्मिक पहचान है? बल्कि वह हमारी भारतीय होने का पहचान है। वह हमारी भारतीय होने का पहचान है, वह हमारी विरासत है, वह हमारी धरोहर है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यह विरासत के दो प्रकार, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक। प्राकृतिक विरासत जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रदत्त चीज, जैसे भूमि, नदी, वन, पर्वत, वन्य जीव, ये सारी चीजें, खनिज, समुद्र, ये सारी चीजें सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। तो उसी तरीके से सांस्कृतिक विरासत मूर्त, जो हमारे सभ्यता के अंग हैं, जो निर्मित है, जो निर्मित है, जो निर्मित है, निर्मित है, यह भी हमारी विरासत है। उसी तरीके से आप देखें तो कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो हमारी संस्कृति के अंग है, जो हमारी संस्कृति के अंग हैं और जो निरंतर हैं, जैसे कि हमारे पर्व त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारे खान पान, ये सारे क्या हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और 2 साल आपको इस पे केवल प्रीलिम्स में प्रश्न 2-3 साल पूछा है। हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेज कौन से हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? अब जैसे आप देखो पर्व त्योहार में, तो पर्व त्योहार में आप देख रहे हो तो योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है, ये सब हमारे नृत्य संगीत हैं, हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सब हमारे क्या है? विरासत नहीं है क्या? आज इन सब के समक्ष भी संकट उत्पन्न हुआ, खतरा उत्पन्न हुआ। आज इन्हें भी सुरक्षा देने की आवश्यकता है, चाहे हमारे प्राकृतिक विरासत हो या सांस्कृतिक विरासत हो। इसलिए आप देख रहे हो कि प्राकृतिक विरासत को भी सुरक्षा देने के लिए, इन्हें आपको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया? रिजर्व्ड एरिया घोषित किया गया कि यह रिजर्व एरिया है और उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया। कुछ हमारे ऐसे प्राकृतिक विरासत हैं, कुछ ऐसे हमारे धरोहर हैं जो हमारी देश की पहचान है और उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो कुछ ऐसे भी हमारे सांस्कृतिक विरासत भी हैं जिन्हें धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इन सबको हम लोग अगली क्लास में उसको हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसे शामिल किया गया है यूनेस्को में।